जय हिंद प्यारे साथियों। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और मन लगा के तो पढ़ाई कर ही रहे होंगे। स्टूडेंट्स, जैसा कि लगातार कंटिन्यूसली आपकी परीक्षा पास आते जा रही है, जो यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 25 मई को होने वाला है, उसको ध्यान में रखते हुए हम आज की क्लासेस में दृष्टि आईएएस का टेस्ट नंबर आपका जो 16 है, 16 नंबर का पार्ट नंबर, इसका हम सेकेंड आपसे लास्ट पार्ट डिस्कस करेंगे। हमने एक पार्ट इसका आपसे चर्चा का बिंदु बना लिया है, जिसमें 1 से 50 क्वेश्चन हमने आपके साथ में डिस्कस कर लिया। आज की क्लासेस में बच्चे 50 से 100 तक, मतलब कि जो हम आप जानते हैं कि एक टेस्ट को हम 2 पार्ट्स में आपसे कवर करते हैं। यदि आप भी हमारे एजुकेशन बायर सिविल सर्विसेज यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, जितना हो सके दोस्तों के साथ में शेयर करें। प्यारे बच्चे, इन सब के अलावा हम विजन आईएएस की टेस्ट सीरीज और दृष्टि आईएएस की टेस्ट सीरीज और आपके साथ में सीसेट की टेस्ट सीरीज भी हम डिस्कस कर रहे हैं, और ख़ास तौर पर आपको मेंटरशिप भी इस पर कई ऐसी वीडियो हम आपके साथ में लाते रहते हैं। तो चलिए समय न गवाते हुए आज की क्लासेस को स्टार्ट करते हैं। और स्टूडेंट्स, आज की क्लासेस में जो क्वेश्चन होगा वो 50 नंबर का क्वेश्चन होगा। मैंने आपसे उसका आंसर पूछा था और आशा करता हूँ कि आपने उसका आंसर आवश्यक रूप से दिया होगा। ये टेस्ट सीरीज स्टूडेंट्स हम आपसे हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में उपलब्ध करवा रहे हैं, दोनों माध्यम को हम कवर करने का प्रयास कर रहे हैं। प्यारे बच्चे, आपको बता दें कि इस टेस्ट सीरीज का अगर पीडीएफ आप पाना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम पर हमें ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में देके रखा है। एजुकेशन बायर सिविल सर्विस के नाम की आईडी है। यदि आपका स्टडी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, ठीक है। इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो क्वेश्चन था 50 नंबर। क्वेश्चन था कि दिल्ली सल्तनत काल के दौरान मौद्रिक सुधारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 2 स्टेटमेंट हैं कि इल्तुतमिश ने सोने और चांदी के टंका एवं तांबे के जीतल से बनी त्रिधातु मुद्रा प्रणाली शुरू की, जिससे सल्तनत के सिक्कों का मानकीकरण हुआ। दूसरे स्टेटमेंट में कह रहे हैं आपसे कि मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा प्रारंभ की गई प्रातीक मुद्रा, मतलब कि टोकन करेंसी, मुख्य रूप से इसलिए असफल रही क्योंकि अंकित मूल्य धातु के आंतरिक मूल्य से कम था और इससे निर्मित किया गया था। देखो बच्चे, यहाँ पर एक शब्द आपसे पूछा गया इकोनॉमी का। देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर है, पहला स्टेटमेंट सही है और दूसरा स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। यहाँ पर एक शब्द बताया गया, उसको मैं आपको बता देता हूँ। बाकी का तो आप सभी जानते हैं इल्तुतमिश के बारे में, ये सब चीज़ें, ठीक है। लेकिन शब्द यहाँ पर एक पूछा गया आपसे, अंकित मूल्य और आंतरिक मूल्य। जैसे आप अज्यूम करें ये आपका 10 रुपये का नोट है। कितने रुपये का बच्चे? 10 रुपये का नोट है। अब यहाँ पर देखिए, जो ये धातु बनी हुई है इसको बोलते हैं हम आंतरिक मूल्य। क्या बोलते हैं इसको बच्ची? आंतरिक मूल्य के रूप में हम इसको जानते हैं। ये आपका क्या है? आंतरिक मूल्य है। ये जो 10 लिखा हुआ है ये इसका है अंकित मूल्य है, ठीक है। ये इसका है अंकित मूल्य। यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि अंकित मूल्य उस धातु के आंतरिक मूल्य से कम थी। नहीं, ऐसा नहीं है। जो उसका आंतरिक मूल्य था वो कम था और धातु का जो अंकित मूल्य था वो अधिक था, ठीक है। आज भी आप देख लो, आप अगर 500 के नोट की बात कर लें, ये 500 का नोट है और इस पर मैं कहूँ कि रुपये 500 लिख दिया है, आप बताइएगा ये इसका आंतरिक मूल्य कागजी जो है और नंबर जो लिखा गया है इस पर अंकित मूल्य, तो ये तो ज़्यादा हो गया। कागज़ मुश्किल से आपका कितने रुपये का होगा? 5 रुपये का, 10 रुपये का, 20 रुपये का, और रुपये में कितने में चल रहा है? 500 रुपये में, ठीक है। जैसे 2000 का, 1000 का, 500 का, ठीक है। तो चलिए, यहाँ पर जो हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मतलब कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, सेकंड गलत था। नेक्स्ट क्वेश्चन आज की क्लास का 51 नंबर का क्वेश्चन है। प्राचीन भारत के दौरान अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अब 2 स्टेटमेंट हैं, वीडियो को पॉज करके इसका राइट आंसर दें। पहला, गुप्त काल में भारत के विभिन्न क्षेत्रों में घटी यंत्र और टैंक सिंचाई प्रणालियों का उपयोग सहित सिंचाई सुविधाओं का महत्वपूर्ण विस्तार देखा गया। नंबर 2, इस काल में शिल्प उत्पादन और व्यावसायिक गतिविधियां सक्रिय रहीं, लेकिन गुप्तोत्तर काल में शहरी केंद्रों में धीरे धीरे गिरावट देखी गई। वीडियो को पोस्ट करके इसका करेक्ट आंसर दे बच्चे 51 नंबर। तो देखिए, आपने कई बार नाम सुना होगा, ठीक है, ये बातें बिल्कुल एकदम सही है। सिंचाई सुविधाओं के लिए एक नाम आपने बहुत बार सुना होगा, सुदर्शन झील। नाम तो आपने सुना है इसका, सुदर्शन झील के बारे में, ठीक है। इसका निर्माण कई ऐसे शासकों ने समय समय पर इसकी मरम्मत करवाई, रखरखाव करवाया, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट भी आपका सही हो जाएगा। तो पहला सही है, दूसरा सही है, क्योंकि इस समय शिल्पकार गतिविधियां ऐसी सक्रिय रही थी, लेकिन गुप्तोत्तर काल में थोड़ी सी सक्रिय रूप से धीरे धीरे गिरावट देखने को मिली, क्योंकि यहाँ पर रेशम बुनाई, धातु उपकरण,
मृदा के वर्तन गुप्त शासनकाल के अंत तक गुप्तोत्तर काल का जब हुआ था तो ग्रामीण अभिजात्य वर्ग का महत्वपूर्ण यहाँ पर बढ़ गया था, जिसके चलते नगरों में धीरे धीरे इसका पतन होता चला गया, जैसे कि भूमि अनुदान, अर्थव्यवस्था का ग्रामीणकरण और वाणिज्यिक बुनियादी ढांचे में राज्य की न्यूनतम जो भूमिका देखने के लिए, तो इसलिए इस यहाँ पर दोनों बातें सही हो जाएंगी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बच्चे 52 नंबर। देखिए आपको क्वेश्चन विजुअल हो रहा है, बताइएगा इसका करेक्ट आंसर क्या है। ये कह रहे हैं आपसे कल्याण के चालुक्यों के शासन के दौरान सांस्कृतिक और साहित्य विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अब यहाँ पर आपसे 2 स्टेटमेंट पूछे गए हैं, सॉरी 3। पहला, कल्याण के चालुक्यों ने अग्रहार और घटिका स्थान जैसे संस्थानों के माध्यम से शिक्षा को बढ़ावा दिया, जिससे राज्य और व्यापारी संघ दोनों द्वारा समर्थित किया गया था। क्या बात सही है? तो आपको होगी बिल्कुल। कल्याण के चालुक्यों ने क्या था, इस समय अग्रहार और घटिका स्थान जैसे कि ये माध्यमिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए व्यापारी संघों को दोनों को समर्थित किया गया। दूसरा स्टेटमेंट भी सही है कि उनके संरक्षण में निर्मित जो मंदिरों को प्राय आप देखोगे महाकाव्यों, पंचतंत्र और आकृति कला मूर्तियाँ आदि दृश्यों से सुसज्जित भी किया जाता था। इस समय कन्नड़ जैसी स्थानीय भाषाओं को बढ़ावा देने के पक्ष में सांस्कृतिक साहित्य को त्याग दिया गया था। तो यहाँ पर आप देखोगे तीसरा जो स्टेटमेंट है ये गलत है। आप देखोगे जो कल्याण के चालुक्य थे इन्होंने ऐसा नहीं है, इन्होंने संस्कृति को भी क्या था, संरक्षण देने का प्रयास किया था। ठीक है, इन्होंने सांस्कृतिक साहित्य को त्याग दिया। देखो राज्य और व्यापारी संघों को समर्थित प्रशिक्षण और दोनों भाषाओं में पढ़ाई जाती थी। तो यहाँ पर न केवल आपकी जो कन्नड़ हुआ करती थी, कन्नड़ के साथ साथ इन्होंने संस्कृत को भी बढ़ावा दिया था। तो जहाँ तीसरा स्टेटमेंट है वो आपका गलत हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 53 नंबर। मेगास्थनीज द्वारा वर्णित मौर्य साम्राज्य के बारे में। देखो जब मेगास्थनीज आया था, इसके इंडी का बुक आपने सबने पढ़ी होगी, पढ़ी होगी, नाम उसके बारे में सुना होगा, जाना होगा, पढ़ी है आई डोंट नो, बट मैंने भी नहीं पढ़ी है आपको बता दूं। लेकिन हाँ भविष्य में कई ऐसी चीज़ें, जैसे ही थोड़ा सा मुझे जब भी टाइम मिलेगा तो देखो मैं आपको बता दूं मेरी हैबिट, मैं बहुत ज़्यादा हैबिट मतलब कि मेरे को बुक्स पढ़ना बहुत पसंद है। ठीक है, तो कुछ चीज़ ऐसी हैं मेरे अंदर भी। ठीक है, तो अब कभी मौका मिलेगा जीवन में ना, तो अभी इस जर्नी थोड़ी स्टार्ट है, तो जैसे जैसे थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो और ज़्यादा अपने आप को डेवलप विकसित करेंगे, मेंटली भी हर एक सेक्टर में। तो बुकें पढ़ेंगे क्योंकि ये महंगी किताबें मिलती है बच्चे, अगर इन पर एडिशन कुछ होते हैं तो। चलिए 4-4, 5-5 हज़ार की किताब होती है। मेगास्थनीज द्वारा वर्णित मौर्य समाज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अब यहाँ पर 3 स्टेटमेंट है। पहला, भारतीय समाज को 7 वंशानुगत व्यावसायिक समूहों में वर्गीकृत किया गया था और उनके बीच अंतर जातीय विवाह की अनुमति नहीं थी। देखो जो पहला स्टेटमेंट बच्चे, अगर आप पहले स्टेटमेंट की बात कर लें तो मेगास्थनीज जब आया था तो यहाँ पर उसने जो समाज था उसको 7 वर्गों में विभाजित किया था। जैसे ये वंशुगत हुआ करते थे जिसको इन्होंने जीनोस कहा है। दार्शनिक, कृषक, शिल्पकार, पशुपालक, कारीगर, ये सब सैनिक, पर्यवेक्षक, राजा, परामर्शदाता, इन सब के बारे में कहा था। ठीक है, और इसने कहा था कि जो अंतर जातीय विवाह हुआ करते थे वो नहीं हुआ करते थे इस समय। अब देखो ये मेगास्थनीज था, इसने समाज को, सोसाइटी को एक तरीके से राजनीतिक दृष्टिकोण से देखा, मतलब कि राजा के संरक्षण में ही रहा तो कैसे अब ये सामान्य जनता से मिलता। मौर्य युग के दौरान कारीगर और व्यापारी अच्छी तरह से संगठित थे और उनमें से कुछ को राज्य द्वारा रोजगार भी दिया जाता था, करों से छूट दी जाती थी और जीविका के लिए उचित वेतन भी दिया जाता था। तो यहाँ पर जो दूसरा स्टेटमेंट है ये भी आपका सही है। तीसरा स्टेटमेंट कि मेगास्थनीज ने वर्णित किया है कि भारत में दास प्रथा नहीं थी। जी हाँ, इसने ये भी कहा था कि भारत में दास प्रथा नहीं थी। अब मैं कहूँ आपसे कि इसको कैसे दिखेगी कि भारत में दास प्रथा थी, क्योंकि आप राजा के साम्राज्य में रहो हो, मौर्य साम्राज्य में आप आए हो, तो कैसे आप वर्णित कर सकते हो? तो आपको तो सब हरा हरा दिखेगा। जैसे कहा जाता है कि प्रेमी के अंधे को हमेशा हरा हरा नजर आता है, उसी तरीके से मेगास्थनीज को आया। अब देखो मेगास्थनीज कहता है कि दास व्यवस्था नहीं थी, वहीं अगर आप जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र पढ़ते हो, जब आप चाणक्य का अर्थशास्त्र पढ़ते हो, ठीक है, किसका? चाणक्य। जब आप चाणक्य के बारे में पढ़ते हो तो चाणक्य खासतौर पर कहते हैं कि भारत में कौन थे? भारत में दास व्यवस्था थी। ठीक है,
तो जाति व्यवस्था का वर्णन करते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी, तीनों बातें इसकी सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपका नेक्स्ट, और आपकी स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन विजुअल हो रहा है, बताइएगा। बेहतरीन क्वेश्चन है। मुगल शासकों और उनके दरबारों से जुड़े चित्रकारों पर कौन सा युग सुमेलित है? अब आपको बताना है, बहुत ही सॉलिड और प्यारा क्वेश्चन है ये। देखिए, पहला स्टेटमेंट है मुगल शासक, और यहाँ पर है प्रमुख चित्रकार। जैसे अकबर, अकबर के समय जो चित्रकारी हुआ करती थी आप सभी जानते हैं, क्योंकि शाही कार्यशाला में कारखाना भी स्थापित किया गया था, तो राजा के संरक्षण में कई ऐसे हुए थे। तो उस समय मीर सैयद अली और अब्दुल रशमद जो हुमायूं के दरबार में थे, ठीक है, और शाही कार्यशिला परिप्रेक्षक हुआ करते थे, ठीक है। तो यहाँ पर मीर सैयद और उसके साथ साथ जो अब्दुल रशीद थे वो हुमायूं के थे, और यहाँ पर अकबर के, तो यहाँ पर सही हो जाएगा। ये कह रहे हैं जो उस्ताद जो आपके मंसूर थे, अगर उस्ताद मंसूर की बात कर लें तो ये जागीर के शासनकाल में उस समय हुआ करते थे, बात एकदम सही है। शाहजहाँ की बात कर लें तो शाहजहाँ के समय आप देखोगे वस्तुकला पर अत्यधिक जोर दिया गया, ठीक है, ना कि चित्रकला पर। और इसके दरबार में, शाहजहाँ के दरबार में कोई ऐसे खास नहीं रहा करते थे, परंतु उसमें से मोहम्मद नादिर जो हुआ करते थे ये इसमें शामिल थे, जैसे बालचंद्र, पयाग और मोहम्मद नादिर इसमें ये शामिल थे। औरंगजेब के समय तो चीज़ें बहुत ही ज़्यादा डाउन अर्थ चली गई थी, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा बिगड़ गई थी। तो ये कह रहे हैं फारूक बेग, देखो ये जो रूढ़िवादी इस्लामी विचार कारक के रूप में रहा, इसने चित्रकार पर इतना अपना फोकस नहीं किया। ये जो फारूक बेग है बच्चे, ये इसके शासनकाल में नहीं थे, बल्कि अकबर के समय में ही रहा करते थे, ठीक है। तो यहाँ पर चौथा स्टेटमेंट गलत है, पहला दूसरा तीसरा सही है, ठीक है। तो देखेंगे वही इसका राइट आंसर होगा। अब इंग्लिश वाले विद्यार्थी वीडियो को पॉज करके राइट आंसर दें। क्वेश्चन नंबर 50, 51, 52 एंड 53, 54। देखिए, तो इसमें पूछा था आपसे, अच्छा इसमें एलिमेंट मेथड भी आप लगा सकते थे, ओके। तो इसमें आप एलिमेंट मेथड भी लगा सकते थे, चौथे को आप कट कर देते तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आ जाता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बौद्ध दर्शन में प्रतिपादित अनात्म सिद्धांत का सर्वोत्तम रूप से वर्णन करता है? यहाँ पर देखो, अनात्म मतलब कि आत्मा और परमात्मा में विश्वास कौन है? बुद्धिज्म नहीं करता है, परंतु कर्म सिद्धांत को बहुत अच्छे से मानता है। तो कर्म सिद्धांत एक बहुत ही अच्छा सिद्धांत है, लगभग इसको संपूर्ण विश्व के अधिकतर आप देखोगे जो भी धर्म है, ठीक है, और उनके जो पंथ हैं सेक्ट और कल्ट के रूप में निकले, वो कर्म सिद्धांत पर ज़्यादा विश्वास रखते हैं कि जैसी करनी वैसे भरनी, वही पार उतरनी। तो बताइएगा, आई होप कि आपने इसका करेक्ट आंसर दिया होगा। देखो, यह किसी भी स्थायी आत्मा या आत्मा के अस्तित्व को नकारता है और ऐसे आत्मा में विश्वास को दुखी का मूल कारण मानता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। मैंने आपको इसका मोटा माटी बता दिया। जैसा कि इस सिद्धांत के बाद में मिलिंद पनाव जैसे ग्रंथों में भी जो रहा है, तो उसका नागसेन ने एक रथ के रूप में उपयोग करते हुए समझाया कि आत्मा की अवधारणा केवल एक सुविधाजनक पदनाम है, वास्तविक अपरिवर्तनीय इकाई नहीं है। तो यहाँ पर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 56 नंबर, क्या करें? राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता निगरानी जो आपका NAMP के तहत में निम्नलिखित में से किन वायु प्रदूषकों को सभी परिचालन स्थानों के रूप में निगरानी की जाती है? मतलब कि वो किस किस की निगरानी करता है। देखो, अगर आप इस क्वेश्चन को बड़े अच्छे से समझेंगे तो आप इस पर एलिमेंट मेथड लगा सकते हैं। कैसे? ज़रा यहाँ पर देखिएगा बच्चे, यहाँ पर आपको 3 दिख रहा है, ठीक है, 3। ओजोन, हमारा जो सिस्टम है वो ओजोन को और CO2 को कवर नहीं करता है, ये ध्यान में रखना। हम जो राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता आपका सूचकांक है उसमें हम O3 और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को हम शामिल नहीं करते हैं, और इसके साथ साथ मीथेन को CH4 कहा जाता है उसको, ठीक है, इनको हम नहीं शामिल करते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। भारत में जो एयर क्वालिटी इंडेक्स आता है उसमें हम इनको ऐड ऑन नहीं करते हैं, ये ध्यान में रखना है जो भारत का आता है, क्योंकि अगर इनको कर लिया तो हमारी स्थिति जो होगी ना वो दुनिया में शायद ही किसी की हो, क्योंकि हम कृषि प्रधान राष्ट्र के रूप में जाने जाते हैं और हमारे यहाँ पर हस्बेंड्री और इस सब के अलावा एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ ज़्यादा होती हैं, जहाँ पर ये मीथेन CO2 ज़्यादातर आपको रिलीज़ होती हुई दिखाई देगी। तो तीसरा जहाँ पर है उसको कट कर दो, जहाँ 3 नंबर है उसको हटा दो,
तो करेक्ट आंसर ऑटोमेटिक आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप देखोगे सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, पार्टिकुलेट मैटर PM10 एंड PM2.5। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 2 4 5, राइट आंसर बी। चलिए, यहाँ तक कोई समस्या, दुख दर्द आपको नहीं हो रहा होगा। चलिए, दुख दर्द इन द सेंस कि मैं बोलता हूँ कि कोई प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर है आपका नेक्स्ट, UNFCCC COP21 सम्मेलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ये थोड़ा सा मोस्टली होने वाला है। देखिए, अभी मैं आपसे पूछूंगा, आप इसका कमेंट्स में आंसर दें। जो आपका COP29 हुआ है, ये किस शहर में हुआ है पहले तो ये बताओ, उस शहर का नाम बताओ और प्लस देश का नाम बताओ, और देश वो कहाँ पर है, ये 2-3 चीज़ें बताओ। ठीक है, COP29 कौन सा शहर है, देश कौन सा है जिसने मेज़बानी करी है, और इसका कुछ आउटपुट भी कुछ निकला है। तो 1-2 पॉइंट, जैसे आपको $100 से $100 बिलियन से उसको $300 बिलियन कर दिया गया है। ठीक है, और जो लोकल कम्युनिटी है उसकी पार्टिसिपेशन को आगे बढ़ाने का प्रयास किया गया है। ठीक है, ऐसी कई चीज़ों की बात यहाँ पर की गई है। तो पहला, सम्मेलन में अपनाया गया पेरिस समझौते, इसमें शामिल पक्षों के स्वैच्छिक और कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है। देखो, यहाँ पर जो पहला स्टेटमेंट, अगर आपने ये ऑब्जर्व किया होगा, जो आपका पेरिस समझौता है बच्चे, CO2 की बात करता है, जो कि आपका प्री इंडस्ट्रियल से 1.5 से और 2 डिग्री सेल्सियस के मध्य है, आपको CO2 की बात करता है। तो ये बाध्यकारी है, ये कह रहे हैं बाध्यकारी नहीं है। ठीक है, तो पहला गलत है। सम्मेलन में सभी पक्षों ने वैश्विक तापमान को पूर्व औद्योगिक मतलब कि प्री इंडस्ट्रियल स्तर की तुलना में 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखने की सहमति व्यक्त की। मतलब कि उन्होंने कहा कि हम मतलब कि वैश्विक स्तर पर क्या होगा, उसमें 0 मतलब कि 1.5 डिग्री सी से कितना 2 डिग्री सी के बीच में हम रखेंगे। तो यहाँ पर वो सबकी ही यहाँ पर आई थी बात। ठीक है, तो यहाँ पर दूसरा स्टेटमेंट आपका सही है, पहला स्टेटमेंट गलत है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वन्य जीवों की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर कन्वेंशन मतलब कि CMS के संदर्भ में आपसे पूछा है, और पूछा है कौन से सही है। 2 स्टेटमेंट है, बताओ। यह एकमात्र वैश्विक सम्मेलन है जो प्रवासी प्रजातियों को उनके आवासों और प्रवास मार्गों के संरक्षण के लिए विशेषज्ञता रखता है। बात एकदम सही है, क्योंकि ये एकमात्र ऐसा है जो कि साइट्स के रूप में काम करेगा। विलुप्त होने के खतरे वाले प्रवासी प्रजातियों को कन्वेंशन जो आपकी अपेंडिक्स 1 है उसके अंतर्गत इसको रखा गया। तो यहाँ पर जो 58 नंबर है बच्चे, यहाँ पर दोनों बातें इसकी क्या हो जाएंगी, सही हो जाएंगी। एक आपको एक रूट मिलेगा जो कि साइबेरिया जब क्रेन आता है भारत में, साइबेरियन क्रेन जिसको हम कहते हैं, और भी इन सब के अलावा कई ऐसे स्पीसीज़ हैं जो आते हैं। ठीक है, शीत ऋतु में खासतौर पर आते हैं, क्योंकि उधर बहुत ठंडा हो जाता है, तो वो साउथ की तरफ क्या करते हैं, साउथ जो एशिया है उसकी तरफ मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। तो भारत जैसे क्षेत्रों में आपको मिलेंगे। ठीक है, चलिए, तो जो करेक्ट आंसर होगा इसमें सी राइट आंसर होगा, 1 और 2। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस संगठन ने छोटे पैमानों या पैमाने के किसानों के बीच जलवायु लचीलेपन का समर्थन करने के लिए छोटे किसानों के लिए कृषि अनुकूलन कार्यक्रम ASAP शुरू किया है? अब आपको बताना है ये बच्चे किसके माध्यम से इसको स्टार्ट किया गया है। ये बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा गया, बताइएगा। देखिए, ये जो स्टार्ट किया गया है SOP, इसमें IFAD के माध्यम से केंद्रीय जो कृषि विकास कोष है इसको लॉन्च किया गया है। ठीक है, ये छोटे किसानों को जलवायु वित्त प्रदान करने के लिए ज्ञान प्रौद्योगिक ऐसे बेहतर माध्यमों को लेकर के आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। तो यहाँ पर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, कृषि विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय कोष। नेक्स्ट, अच्छा एक क्वेश्चन हो रहा है, बताइएगा क्वेश्चन नंबर 60। यहाँ पर कह रहा है विचार करें, और आपसे पूछा गया सही। 3 स्टेटमेंट है। पहला, फाइटो माइनिंग दूषित मृदा में मूल्यवान धातुओं को निकालने के लिए पौधों के उपयोग को संदर्भित करता है। कौन, फाइटो माइनिंग। देखो बच्चे, जो फाइटो माइनिंग होती है इसका प्रयोग खासतौर पर जैसे कि मृदा में जल दूषित हो जाता है तो उन पदार्थों को हटाने के लिए इन पौधों को उगाया जाता है। तो पहला जो स्टेटमेंट है एकदम सही है। बायो फोर्टिफिकेशन में मानव पोषण में सुधार के लिए पौधों की पोषक सामग्री में वृद्धि करना शामिल होता है। बिल्कुल, बायो फोर्टिफिकेशन में मतलब कि अगर कोई फूड तत्व आपका कमज़ोर है तो उसमें हम क्या करें, और ज़्यादा उसमें मिलाने का प्रयास करें। ठीक है, ताकि आप देखोगे विटामिन ऐसे खनिज इन सब की मात्रा को, क्वांटिटी और क्वालिटी को बढ़ाया जा सके।
फाइटोमाइनिंग और बायोफोर्टिफिकेशन दोनों को दोहरे लाभ के लिए फाइटोमेडिएशन के साथ एकीकृत किया जा सकता है। तो तीनों बातें यहाँ पर सही हैं, तो करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए था? 1 2 3, मतलब कि डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलने से पहले इंग्लिश वाले बच्चे वीडियो को वोट करके करेक्ट आंसर दे बच्चे। दीजिएगा राइट आंसर। और देखिए भैया, लाइक और शेयर करते चलें, लाइक और शेयर करते चले बच्चे, दबा के लाइक और शेयर ठोकें। जो भी स्टूडेंट्स 10 बच्चों को लाइक करेगा उसको ये पीडीएफ निःशुल्क और फ्री में दे दी जाएगी, बशर्ते उसको 10 बच्चों को जोड़ना होगा और वो मुझे मैसेज करे, अलग से टैप करे, ठीक है, वहाँ से जाए, नंबर वहाँ पर दिया हुआ है, आप चाहे तो व्हाट्सएप पर भी कर सकते हैं, तो उनको ये पीडीएफ जीएस की। परंतु मैं आपको बता दूं कि सीसैट का आपको निःशुल्क फ्री में नहीं मिलेगा। सीसैट के लिए आपको 10 टेस्ट दिए जाएंगे, जिसके लिए आपको 500 रुपये की मुद्राएं खर्च करनी पड़ेंगी। स्टूडेंट्स, मैं आपको बहुत अच्छे से बोल रहा हूँ, कई बार बोल चुका हूँ, ये 10 टेस्ट 500 रुपये के ज़्यादा नहीं हैं। आप नहीं समझते हैं, कीमत बहुत ही ज़्यादा होती है जब आप 1 साल पूरा प्रिपरेशन करते हैं। और सीसैट आपकी तैयारी को 0/0 कर सकता है। इसमें ना केवल मेरे साथ आप डिस्कस करते हैं, बल्कि अगर आपका कोई भी डाउट होता है, कोई भी क्वेश्चन होता है, उस क्वेश्चन को भी आप मेरे साथ पूछ लेते हैं, ठीक है। तो चलिए आइए, अब आगे आपकी इच्छा है, लेना है नहीं लेना है आप जाने, ठीक है। लेकिन आपको जीएस की पीडीएफ प्रोवाइड करवाते रहेंगे, लेकिन क्योंकि मेरा इस पर कोई अधिकार नहीं है बच्चे, मैंने बात किया है उनसे, तो फिर उन्होंने कहा ठीक है चलिए जीएस की करवा दिएगा, लेकिन सीसैट की कदापि नहीं। तो ये मेरे को मैसेज मिला है बच्चे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कई ऐसे व्यक्ति हैं, मैं तो पीछे से ही आपको, ठीक है, विदाउट कैमरे की अभी चीज़ें हो रही है, सामने आपसे मिलेंगे जल्दी। देखिए क्वेश्चन क्या है, ऑयल जैपर तकनीक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑयल जैपर के बारे में पूछा गया। जब आपने इकोलॉजी इन्वायरमेंट का रिवीजन किया होगा बच्चे, तो वहाँ पर ऑयल जो आपका ऑयल जैपर है उसके बारे में आप पढ़ते हैं, ठीक है। और ये क्या करता है कि कई ऐसी चीज़ों में प्रैक्टिकली आप देखोगे, इसमें लिखा हुआ है कि ऑयल जैपर एक जैव उपचार तकनीक है जिसे ऊर्जा के संसाधन संस्थान टेरी द्वारा तेल रिसाव के तल छट के उपचार के लिए विकसित किया जाता है। ये क्या करता है, उस तेल को खाता है और खा करके उसको जल में परिवर्तित कर देता है, हाइड्रोजन में परिवर्तित कर देता है। यह हाइड्रोकार्बन को कार्बन डाइऑक्साइड और जल में परिवर्तित करने में सक्षम जीवाणुओं के मिश्रण से बना होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तो करेक्ट आंसर पूछा है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, चलिए इसका पार्ट नंबर बच्चे 1 हमने कर लिया आपके साथ में। कभी कहने लोगों कि सर ये तो आप 62 पे कैसे पहुँच गए। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ग्लो लीडर और आपसे पूछा गया पार्टनरशिप परियोजना के बारे में 3 स्टेटमेंट है। पहला, इसका उद्देश्य समुद्री कचरे को कम करने में विकासशील देशों का समर्थन करना, विशेष रूप से शिपिंग एवं मत्स्य पालन उद्योग के रूप में आता है। क्या यहाँ पर पहला स्टेटमेंट आपका सही है? तो आप कहोगे जी हाँ, एकदम एक बात सही है। यह संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम जो आपका यूएनईपी यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम तथा फाओ मतलब कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा संयुक्त राष्ट्र के रूप में क्रियान्वित किया जाता है। ये देखो, ये आपका सेकंड जो स्टेटमेंट है ये गलत है, क्योंकि बच्चे ये खासतौर पर आप देखोगे जो आपका अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन होता है, इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, जिसको IMO कहा जाता है, IMO कहा जाता है, तो ये यूनेप के द्वारा नहीं बल्कि IMO और फाओ के द्वारा इसको शुरू किया गया है। तो यहाँ पर सेकेंड स्टेटमेंट गलत है। अब देखो, जैसे सेकेंड स्टेटमेंट गलत है, आप इसका करेक्ट आंसर तो निकाल ही लेंगे, जहाँ 2 है वो इसका आंसर नहीं होगा, तो करेक्ट आंसर क्या है, बी। तीसरा सही है कि इस परियोजना में विशेष रूप से छोटे द्वीपीय विकासशील राज्यों और अल्प विकसित देशों को सहायता शामिल है, ठीक है। नेक्स्ट 63, प्रजातियों के अंतः क्रियाओं के संबंध में निम्नलिखित उदाहरणों पर विचार करें। किसके बारे में पूछा बच्चे? यहाँ पर प्रजातियों के बारे में पूछा है। कुछ ऐसी स्पीसीज आपसे पूछी जा रही हैं और उनको लेकर के क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं उस पर ये आपसे पूछा जा रहा है। ये कह रहे हैं जैसे वृक्ष, आप देखो मेंढक सुरक्षा के लिए पौधों का उपयोग करते हैं। कई ऐसे मेंढक होते हैं आपको पत्ती पे बैठे हुए पता ही नहीं चल रहा है, कई ऐसे स्नेक होते हैं पता ही नहीं चल रहा है, आपको हो गया हरा है, वाह वो स्नेक होता है बच्चे। ये कह रहे हैं सुनहरे सियार बाघ द्वारा किए गए शिकार के अवशेषों को खाते हैं, बिल्कुल सही है। मवेशी बगुले चरने वाले मवेशियों द्वारा फैलाए गए
कीड़ों को खाते हैं। पूछा गया उपरोक्त उदाहरण किस प्रकार के पारिस्थितिकी तंत्र अंतःक्रिया? आपने पढ़ा होगा स्वपोषी, परपोषी, परभक्षण, पारस्परिकता या फिर परजीविता। बताइएगा इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सहभोजिता। अब कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं सहपकारिता में और सहभोजिता में। सहभोजिता का मतलब होता है खाना और सहपकारिता का मतलब होता है एक दूसरे का पार्टिसिपेट करना। अब देखो यहाँ पर मैं कहूँ कि मेंढक क्या कर रहा है, पत्ती को खा भी जाता है और उससे अपना भोग कर रहा है। यहाँ पर क्या है कि दूसरे को हानि हो भी सकती है और नहीं भी, ठीक है। सहभोजिता मतलब कि वो भोजन, जैसे मवेशी बगुले क्या होते हैं, चरने वाले मवेशियों के फैले गए कीड़ों को खाते हैं। तो क्या है इसमें, आप देखो वो उसको खा गए, लेकिन अब किससे फैला ये, बगुलों से, ठीक है, मवेशियों से। तो ये सारी चीज़ें, तो यहाँ पर भी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, इसी में प्रतिस्पर्धा आती है, कंपटीशन जो होता है जिसमें आप दोनों में उसमें हानि हो जाती है। तो ऐसे पूछ लेता है आपसे कई बार, एक बार उसको देख लीजिएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अब यहाँ पर कौन सा कथन सही है ये पूछा है। पहला, जेब भार पिरामिड आमतौर पर महासागरों में उल्टा होता है। देखो आपने देखोगा जेब भार पिरामिड की बात कर रहे हैं तो जेब भार पिरामिड ऐसे होता है स्थल में। यहाँ पर आपको मिलती हैं खूब बड़ी छोटी मछलियाँ, छोटी मछलियाँ, फिर एक बिले के ऊपर बड़ी मछलियाँ, ठीक है। तो इसका जो बड़ी मछलियाँ बच्चे आप देखोगे क्या है, इसका जेब भार अधिक होता है किसके मुकाबले, छोटी मछलियों के अपेक्षाकृत। तो पहला स्टेटमेंट क्या एकदम सही है। दूसरा है कि फाइटोप्लैंक्टन में जू प्लैंक्टन की तुलना में अधिक जेब भार होता है। देखो सेकेंड स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि जो फाइटोप्लैंक्टन होते हैं वो छोटे होते हैं और जो प्लैंक्टन जो आपके शैवाल होते हैं वो बड़े होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो सेकेंड स्टेटमेंट है ये गलत है, पहला स्टेटमेंट सही है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सही आपसे पूछा है। तो ऐसे ही आपसे ऊर्जा पिरामिड पूछ सकता है, जेब भार स्थलीय पिरामिड पूछ सकता है। तो ये थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए, फूड वेब क्या होता है, फूड चेन क्या होता है, ठीक है। और आपको केमिकल साइकिल भी आपको आना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, आपने पढ़ा होगा UNCCD की 30वीं वर्षगांठ के संदर्भ में आपसे क्वेश्चन पूछा है। अब दो स्टेटमेंट है। पहला, कोप 16, अब देखो इसकी कोप 16 हुई थी। अब इसमें जो केंद्र बिंदु रहे हैं, भूमि पुनरुत्थान तथा सूखा प्रतिरोधिता के लिए वैश्विक कार्रवाई को तेजी से प्रदान करना था। मतलब कि इसका उद्देश्य ये रखा गया था, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि इसकी स्थापना 1994 में की गई थी। इसका मोटो यही है और ये कानूनी रूप से बाध्यकारी है, क्योंकि स्थायी भूमि और जो आपकी प्रबंधन के मरुस्थलीकरण को सूखे से निपटने पर यह केंद्रित है, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट आपका 15। यह पहली बार था कि जब कोप 16 में कोई बैठक मध्य पूर्व क्षेत्र में आयोजित की गई और यह संयुक्त अरब अमीरात द्वारा आयोजित की गई अब तक की सबसे बड़ी बहुपक्षीय बैठकों में से एक देखी गई है। अब देखो ये गलत है, क्योंकि इसके पहले UAE से पहले आप देखोगे, क्योंकि सऊदी अरब में भी एक बैठक आयोजन की गई है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखना है। तो सऊदी अरब में ये 2 से 13, और ये कह रहे हैं कहाँ पर, UAE, ठीक है। और ये UAE में नहीं था, कहाँ पर थी, ये रियाद के सऊदी अरब में आयोजित की गई थी। ये क्या कह रहे हैं, अरब अमीरात नहीं बच्चे, जो आपका सऊदी अरब है, ठीक है, सऊदी जो अरब है वहाँ पर आपसे किया गया था। तो दूसरा जो स्टेटमेंट है ये गलत है, पहला स्टेटमेंट सही है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, कृत्रिम वर्षा को प्रेरित करने के लिए क्लाउड सीडिंग, आपने कई बार सुना होगा क्लाउड सीडिंग के बारे में, जिसमें सिल्वर आयोडाइड का उपयोग आमतौर पर क्लाउड सीडिंग अभियानों में बर्फ के क्रिस्टलों, मतलब कि जो चट्टानें हैं, का निर्माण को बढ़ाने के लिए किया जाता है। क्या इसका उपयोग खासतौर पर आपको लगता है कि उस तरीके से किया जाता है जो ये बोल रहे हैं? तो आपको कहोगे जी हाँ, ये उस तरीके से एकदम किया जाता है। दूसरा स्टेटमेंट है कि सिल्वर आयोडाइड कृत्रिम रूप से एक विषैली यौगिक है जो मानव एवं वन्य जीवों के लिए गंभीर रूप से उत्पन्न जोखिम कर सकती है। तो यहाँ पर सेकंड जो स्टेटमेंट है बच्चे, ये सेकंड स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि ये सिल्वर आयोडाइड प्राकृतिक रूप से पर्यावरण में अल्प मात्रा में मौजूद रहता है और ये मनुष्यों और वन्य जीवों के लिए हानिकारक नहीं माना जाता है। कौन? सिल्वर आयोडाइड। तो ये जो आपका सेकंड स्टेटमेंट है वो गलत है, पहला स्टेटमेंट सही है, पूछा है सही, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, इंग्लिश वाले विद्यार्थी वीडियो को पॉज करके राइट आंसर दें। किसी भी स्टूडेंट्स को स्टडी से रिलेटेड और टेस्ट सीरीज अगर सीसैट की चाहिए, ठीक है, उसको 10 टेस्ट प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे PDF के फॉर्मेट में 500 रुपये में। तो आप आराम से टेस्ट दें बच्चे, ठीक है, आराम से टेस्ट दें। आपको 10 टेस्ट सीसैट के मिलेंगे बच्चे विद एक्सप्लेनेशन, ठीक है, OMR सीट। लेकिन ये आपको किस में मिलेगा? PDF फॉर्मेट में मिलेगा, ठीक है।
पहले आपको बताना उचित है। कभी करने लोगों सर प्रिंट तो आपने दिया नहीं, प्रिंट आपकी इच्छा, आप निकलवा के पढ़ना चाहें निकलवा के पढ़ें, विदाउट उसके चाहते हैं विदाउट उसके। क्वेश्चन देखिएगा, ये कह रहे हैं आपसे A1 A2 दूध किस्मों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ये ऐसा क्वेश्चन है बच्चे, अगर आप चाहें तो ऐसे क्वेश्चन को स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि अब मान लीजिए ये वह क्वेश्चन है आपने नहीं पढ़ा बट आपसे पूछा गया, तो आप क्या करें, दो ऑप्शन है, या तो तुक्का मार लो या फिर इसको स्किप कर दो। तो मैं कहूँगा ऐसे क्वेश्चन में आपको स्किप करना चाहिए, इज द बेटर। बट अगर आपके पास टाइम है तो ऐसे क्वेश्चन को पुनः एक बार और देख लेना चाहिए। तो आइए देखते हैं, A1 और A2 दूध किस्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, A1 दूध में A2 की तुलना में वसा की अधिक मात्रा होती है, मतलब कि फैट जो होता है A1 में क्या होता है, ज़्यादा होता है, किसके मुकाबले, A1 के मुकाबले। मानक आप देखोगे जो A1 गाय के दूध की तुलना में A2 दूध में कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस और विटामिन डी जैसे पोषक तत्वों का अधिक अंतर पाया जाता है। ठीक है, तो दोनों बातें यहाँ पर सही हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 68 नंबर 68, मानव शरीर में प्रतिरक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। किसके बारे में पूछा है, मानव शरीर के बारे में। अब यहाँ पर 3 स्टेटमेंट आपसे पूछे गए हैं। पहला, सक्रिय प्रतिरक्षा शरीर में पूर्व निर्मित एंटीबॉडी का प्रवेश है। दूसरे में कह रहे हैं कि निष्क्रिय प्रतिरक्षा तत्काल सुरक्षा प्रदान करती है, लेकिन इसमें दीर्घ अवधि स्मृति का अभाव होता है। सक्रिय प्रतिरक्षा प्राकृतिक और कृत्रिम दोनों तरफ से प्रेरित की जा सकती है। तो आपसे पूछा है कौन सा सही है। देखो बच्चे, पहला स्टेटमेंट पढ़ो कि सक्रिय प्रतिरक्षा शरीर में पूर्व निर्मित एंटीबॉडी का प्रवेश करती है। नहीं, ये ऐसा नहीं है कि उसका प्रवेश है, बल्कि क्या है, सक्रिय निष्क्रिय के रूप में होगा पूर्व में। ठीक है, तो यहाँ पर पहला गलत है। जब पहला गलत हो तो ए आंसर नहीं होगा, सी नहीं होगा, डी नहीं होगा, करेक्ट आंसर बी। दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2 और 3। नेक्स्ट, भारत के पहले स्वदेशी आप देखोगे प्रोटोटाइप फ्रास्ट विड्रियर रिएक्टर जो आपका है PFVR। अब ये पहला स्टेटमेंट है कि हाल ही में भारत ने तमिलनाडु के कलपक्कम में देश के पहले स्वदेशी फास्ट विड्रियर रिएक्टर 500 मेगावाट के कॉरिडोर जो आपकी कोर लैंडिंग की शुरू की है। क्या ये बात आपकी सही है? तो आपको हो गई जी हाँ, पहली जो स्टेटमेंट है एकदम सही है। दूसरा है कि एक बार परिचालन शुरू होने के बाद भारत अमेरिका के बाद दूसरा देश होगा जिसके पास व्यवहारिक रूप से संचालित फर्स्ट ब्राडर जो रिएक्टर होगा। देखो बच्चे, यहाँ पर जो दूसरा स्टेटमेंट है, क्योंकि ऐसा नहीं है, भारत रूस के बाद विश्व का दूसरा देश बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या कर रहे हैं, अमेरिका। अमेरिका नहीं है बच्चे, किसके बाद है, रशिया के बाद है। यही रशिया जो 2022 से यूक्रेन के साथ युद्ध में है। तो सेकंड जो स्टेटमेंट है वो गलत है। आओ देखते हैं, जहाँ 2 नंबर है उसको कट करो। आंसर ए नहीं होगा, आंसर बी नहीं होगा, आंसर डी नहीं होगा, करेक्ट आंसर सी कि जो आपका PFVR को स्वदेशी उद्योगों के आप देखोगे योगदान से भारतीय नाविक विद्युत जो निगम लिमिटेड है भवन इन के द्वारा भी पूर्ण रूप से स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित किया गया है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1 और 3। चलिए नेक्स्ट, आज बच्चे आपको एक क्लास और प्रोवाइड करवाई जाएगी जिसमें मैं आपके साथ में पॉलिटी के जो करंट अफेयर में रहे हैं, ठीक है, क्वेश्चन जो टॉपिक है मैं आपको वो बता दूंगा, डिस्कस कर दूंगा आपके साथ में, उनको आप आवश्यक रूप से पढ़ें। ठीक है, ठीक है। मैंने क्योंकि PT 365 भी पढ़ा है और दृष्टि के मैगजीन भी पढ़ा है और द हिंदू भी पढ़ा है, इंडियन एक्सप्रेस भी पढ़ा है, तो कई ऐसे मेरे पे कई ऐसे सोर्स हैं और बजट भी मैंने पढ़ा है, तो मुझे पता है कि किन किन सेक्टर से क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं। ठीक है, ऐसे पॉलिटी तो मैं आपको ऐसे एक 20 मिनट का वीडियो, 10 मिनट का वीडियो, 5 मिनट का वीडियो ऐसे बना के दे दूंगा, 10 मिनट का वीडियो, जिसमें मैं कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको बता दूंगा। ठीक है, जैसे पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक्स है, तो आप उसको कर लेंगे तो वो बेटर रहेगा। ठीक है, लेकिन बच्चे CSAT के लिए मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, अगर आप ले लेंगे इसको, ठीक है, 500 में 500 में अगर 10 टेस्ट आपको मिल जाएंगे CSAT के, तो यकीन मानिए आपको बहुत इम्प्रूवनेस आ जाएगी। ठीक है, चलिए बहुत कुछ सीखोगे आप, बाकी आपकी इच्छा है। ये आपसे कह रहे हैं कि प्रोबायोटिक्स के बारे में आपसे पूछा गया, बताइएगा 70 नंबर का क्वेश्चन। प्रोबायोटिक्स, पहला, प्रोबायोटिक्स जीवित आप देखोगे सूक्ष्म जीव हैं जो पर्याप्त मात्रा में दिए जाने पर मेज़बान को स्वच्छ लाभ प्रदान करते हैं। तो पहला एकदम सही है। सभी
लकड़ीवत खाद्य पदार्थों को प्रोबायोटिक्स के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। नहीं बच्चे, ये गलत है। अब देखो ऐसे में एलिमेंट मेथड लग जाता है। जो सेकंड स्टेटमेंट है उसको कट कर दो, सेकंड स्टेटमेंट को कट कर दो, आंसर आपको मिल जाएगा। किसकी वजह से? सभी, केवल एक वर्ड। प्रोबायोटिक्स आंत के माइक्रो जो आप देखोगे बायोटा को बनाए रखने और प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया में सुधार करने में सहायकता क्या है? करते हैं। तो यहाँ पर जो आपका तीसरा स्टेटमेंट है एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। बताइए क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है, पढ़िएगा। अच्छा, कुछ क्वेश्चन जो भी मुझे लगेगा इजी सा है तो कुछ क्वेश्चन आपको दूंगा, बताना है आपको, उसका आंसर कमेंट्स करना है। डिजिटल ब्रांड आइडेंटिटी मैनुअल मतलब कि DVIM के संबंध में आपसे पूछ रहे हैं कौन सा सही है। ठीक है, इसको विशेषतः ध्यान रखें। कई बार मुझसे भी इसमें गलती हुई है। ठीक है, कई बार मैंने जानबूझ के छोड़ा है ताकि आप इसको बता सकें। जैसे मैंने क्लास नंबर जो 1 ली थी बच्चे, उस पर लगभग रोज़ 5-10 स्टूडेंट्स का मैसेज आता है, रोज़ आता है, उस पर वीडियो पर रोज़ आता है कमेंट्स मेरे पे, टीम भेजती है कि सर वो जो क्वेश्चन आपसे मिस्टेक हुआ था, बाय द मिस्टेक। मैं कहता हूँ मिस्टेक नहीं हुआ था वो, बट आप बोलो उसको मिस्टेक कर दिया है सर ने, लेकिन वो मैंने मिस्टेक नहीं किया था, वो जानबूझ के किया गया था, ताकि आप उसको जज कर सकें, बता सकें कि हाँ जो मेरी ऑडियंस है मैं उसको चेक तो कर सकूँ कैसे। अब मैं आपसे क्वेश्चन तो नहीं पूछ सकता ऐसे कि बताओ भाई मैं देखूँ आप लाइव चल रहा है कि इसका आंसर बताओ, तो मैंने वो क्वेश्चन वहाँ पर दिया था। तो कई ऐसी जगह ऐसा ना समझें, देखिए मेरे पास में पूर्ण रूप से टेस्ट है और मैंने इसको बड़े अच्छे से एनालिसिस किया है और मैं आपके साथ में डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, मैं इसके कोने में से कोना निकाल लूँगा, है कि नहीं। देखो, तो डिजिटल जो आपका ब्रांड आइडेंटिटी मैनुअल है जिसको DVIM बोलते हैं, अब 2 स्टेटमेंट है। पहला, इसे इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय मेटी द्वारा सरकारी वेबसाइटों की डिजिटल उपस्थिति को एकीकृत करने के लिए लॉन्च किया गया था। नंबर 2, यह वेबसाइट विकसित तक सीमित है और इसमें मोबाइल ऐप या सोशल मीडिया दिशा निर्देश शामिल नहीं है। तो यहाँ पर देखो जो दूसरा स्टेटमेंट है, क्योंकि ये कहाँ तक सीमित बता रहे हैं कि वेबसाइट विकास तक सीमित है और इसमें मोबाइल और सोशल मीडिया। देखो आज के समय में कोई भी कुछ भी बनता है ना तो मोबाइल ऐप बहुत जल्दी बनते हैं, तो ये आप थोड़ा सा कॉमन सेंस, स्मार्टनेस और गैस करने तो आप आंसर निकालेंगे। तो पहला सही है, दूसरा गलत है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। (72) अंतर्राष्ट्रीय समुद्री नौवहन सहायता संगठन मतलब कि IALA के संदर्भ में पूछा है। 3 स्टेटमेंट है। पहला, इसका उद्देश्य पूरे विश्व में समुद्री नौवहन मानकों में सामंजस्य स्थापित करना जिससे समुद्र परिवहन में सुरक्षा और दक्षता सुनिश्चित हो सके। यह वर्ष 2024 में एक गैर सरकारी संगठन और अंतर सरकारी संगठन में परिवर्तित हो गया। IALA का मुख्यालय हैम्बर्ग जर्मनी में स्थित है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा ये से सही है या फिर है, आपकी समक्ष स्क्रीन पर है, बताइएगा इसका राइट आंसर। देखिए बच्चे, यहाँ पर अगर हम देखें तो पहला स्टेटमेंट एकदम सही है, क्योंकि मेटी के द्वारा इसको शुरू किया गया था, मिनिस्ट्री ऑफ जो आपकी, ठीक है। और ख़ासतौर पर अगर हम देखें तो ये 2024 में, ठीक है, 2024 में गैर सरकारी संगठन अंतर सरकारी में परिवर्तित हो गया। तीसरा स्टेटमेंट गलत है क्योंकि इसका मुख्यालय हैम्बर्ग में नहीं है बच्चे। इसके अगर मुख्यालय की बात कर लें तो ये कहाँ पर है, आपका सेंट जर्मेन एन ले फ्रांस में स्थित है। ठीक है, जर्मनी में नहीं, फ्रांस में। तो तीसरा इसमें गलत है। अब जहाँ 3 है उसको कट कर दो। तो राइट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर ए, 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश मीडियम बताओ बेटा, वीडियो को पोस्ट करके राइट आंसर। और वो जो टेस्ट आपको सीसैट के मिलेंगे दोनों भाषा में होंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको वो प्रोवाइड करवाए जाएंगे। इस क्लास के पश्चात आपको बच्चे पॉलिटी की एक लगभग 5 से 10 मिनट की वीडियो हम आपके साथ में डिस्कस करेंगे, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट्स मोस्ट टॉपिक्स हैं जो आपको कवर कर लेने हैं। ठीक है, उनके बारे में मैं आपको चर्चा बता दूँ। देखिए, निम्नलिखित खनिजों पर विचार करें, जैसे लिथियम है, ग्रेफाइट, बॉक्साइट, कोबाल्ट, दुर्लभ मृदा मतलब कि जिसको RE बोलते हैं, सिलिका रेत। अब ये पूछा गया आपसे नेशनल खनिजों में से नेशनल क्रिटिकल्स जो आपके मिनरल्स हैं, मिशन जो आपका NCMM के अंतर्गत क्रिटिकल मिनरल्स के रूप में वर्गीकृत हैं, बताओ कौन सा है।
बताओ बेटा कौन सा है इसमें करेक्ट आंसर दो। ये जो केंद्र सरकार का बजट 24-25 था इसमें, और जनवरी 2025 को इसको लॉन्च किया गया था। अब उसके बारे में आपसे पूछा गया, और लगभग इसमें 30 क्रिटिकल मिनरल्स इसके अंदर रखे गए हैं, और उसमें से बताओ कौन सा है। जैसे आप देखोगे लिथियम, क्या लिथियम है? जी हाँ लिथियम है। क्या ग्रेफाइट है? तो आप कहोगे हाँ ग्रेफाइट है। क्या वॉक्साइट, एक तरीके से आप देखोगे जो वॉक्साइट होता है, क्या ये वॉक्साइट एक आपका क्रिटिकली जो आपका मिनरल्स के रूप में आता है? तो नहीं। क्या कोबाल्ट आता है बच्चे? क्या कोबाल्ट आता है? तो आप कहोगे यहाँ पर कोबाल्ट आता है। क्या दुर्लभ ये आता है? बिल्कुल। क्या सिलिका जो आपका रेत होती है क्या ये आती है? तो बच्चे यहाँ पर आप देखोगे जो सिलिका रेत है ये इसमें आएगी, ठीक है, जिसको सिलिका रेत नहीं आती बच्चे। तो कितने हो गए? 1 2 3 4, तो 4 है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसमें लगभग 30 हैं। 30 में जैसे एंटीमनी, बेरिलियम, विस्मक, कोबाल्ट, तांबा, गैलियम, जर्मेनियम, ग्रेफाइट, ठीक है, हैफनियम, इंडियम, लिथियम, मोलिवेडेनियम, नियोविडियम, निकेल, पीजीई, फास्फोरस, पोटास, रीनेनियम, सिलिकॉन, स्टेटियम, टेटाइलम, टेल्यूरियम, टीन, टाइटेनियम, टंगस्टन, वेनेडियम, जिरकोनियम और सेलेनियम, यहाँ तक कि कैडमियम। तो ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। तो 30 है बच्चे, ये सब में नियम लगा हुआ है। किसी में आईटी है, किसी में नियम है, तो नियम ज़्यादातर है। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है 74 नंबर। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि जो योजना है उसके बारे में आपसे पूछा गया। पहला, इसका उद्देश्य कम उत्पादकता और कम फसल संग्रहणता और औसत में कम ऋण मापदंडों के आधार पर पहचाने गए 100 जिलों की कृषि उत्पादकता को बढ़ावा देने का प्रयास किया गया। तो बात एकदम सही है। और ये बजट आप देखोगे 2025-26 में इसकी बात की गई है, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के बारे में। किस में किया गया है? बजट 2025 और 26 में। यह मौजूदा योजनाओं के साथ अभिसरण के माध्यम से सिंचाई विकास, फसलोत्तर बुनियादी अवसंरचना, ऋण पहुंच को एकीकृत करता है। तो यहाँ पर दूसरा भी एकदम सही हो जाएगा, ठीक है। तो करेक्ट आंसर है इसमें ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि इस योजना के तहत में ऐसे 3 प्रमुख मापदंडों को शामिल किया गया: उद्यमता, मध्य जॉब का फल, सघनता, और उसके साथ साथ औसत से ऋण जो आप देखोगे कम ऋण पहुँच, ठीक है, या कम कृषि उत्पादकता। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में डिपॉजिट जो आपका इंश्योरेंस से संबंधित कथनों पर विचार करें। किसमें? डिपॉजिट इंश्योरेंस। आप बताइएगा 3 स्टेटमेंट आपके। पहला, ये कह रहे हैं भारत में डिपॉजिट इंश्योरेंस की सुविधा डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेट्स DICGC द्वारा प्रदान की जाती है, जो कि भारतीय रिजर्व बैंक RBI की पूर्ण स्वामित्व वाली एक सहायक संस्था है। बिल्कुल, ये खास तौर पर क्या करती है, ये इससे एक्सपोर्ट अधिक बढ़ सके तो इसलिए इसको बढ़ावा दिया गया है। तो पहला सही है। वर्तमान में प्रत्येक डिपॉजिटी के आप देखोगे डिपॉजिट को प्रति बैंक अधिकतम 5 लाख तक बीमा कवर प्रदान किया गया है। कितना? 5 लाख के आसपास इसमें बीमा प्रदान किया गया। तो ये बात भी आपका क्या है, सही है। वहीं आप बता दें कि यह सभी प्रकार की वित्त संस्थाओं के लिए अनिवार्य है। देखो यहाँ पर जो थर्ड स्टेटमेंट है तो ये आपका गलत है। सभी वाणिज्यिक बैंकों को लागू करना होता है। विदेशी बैंक, शाखाओं, स्थानीय, लोकल एरिया, ग्रामीण बैंक, ये सब इसमें पात्रता में, सहकारी बैंक, ये सब शामिल है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अब ये कह रहे हैं कि सभी प्रकार की वित्तीय संस्थाओं को अनिवार्य, इसमें गैर बैंकिंग जो आपके NBFC को प्राथमिक जो सहकारी समितियों में शामिल किया गया। तो ये यहाँ पर गलत है, ठीक है। तो पहला और दूसरा इसमें सही हो जाएगा। राइट आंसर क्या होगा? 3 को कट करो, जहाँ 3 है आंसर आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर है ए, 1 और 2। क्वेश्चन है आपका 76। टेनेस टैक्सेस योजना के बारे में आपसे पूछा है। टैक्स योजना जो TTS इसको कहते हैं। अब ये चर्चाओं में रहा है TDS। पहला, इसको बोलते हैं टेंगेन टैक्स स्कीम, जिसको TTS है।
यह योजना भारत में वित्त अधिनियम 2004 के तहत भारतीय नौवहन उद्योग के विकास को प्रोत्साहित करने के लिए शुरू की गई थी। तो पहला एकदम सही है। केवल भारतीय ध्वज वाले महासागर जहाज इस यात्रा के लिए पात्र हैं, तो ये गलत है। यहाँ पर ओनली वर्ड की बात की गई है, आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, ये केवल शब्द की बात करता है। और यूपीएससी में या स्टेट टेस्ट में अगर केवल है, सभी है, लगातार है, तो उसमें थोड़ा सा क्या है, आप सचेत होकर पढ़ेंगे तो वहाँ से उसका करेक्ट आंसर भी निकाल ही लेते हैं। तो पहला इसमें आपका सही है, ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, दूसरा इसमें गलत है। क्वेश्चन देखिएगा। रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत वेटलैंड सिटीज़ आप देखोगे एक्रीडिएटेशन मतलब कि WCA के संदर्भ में आपसे पूछा गया। अब यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट है। पहला, यह एक स्वैच्छिक योजना है जो शहरी एवं उपशहरी आर्द्रभूमियों की सुरक्षा के लिए किए गए असाधारणीय प्रयासों को मान्यता प्रदान करता है। किसके तहत? वेटलैंड सिटी जो क्रिएटेशन है। बिल्कुल ये बात एकदम सही है। तो पहला स्टेटमेंट इसमें क्या होगा, एकदम सही हो जाएगा। ठीक है। WCA के लिए अर्हता प्राप्त करने हेतु किसी शहर के क्षेत्र अधिकार में कम से कम एक रामसर साइट अनिवार्य है। तो यहाँ पर जो दूसरा स्टेटमेंट बच्चे ये गलत है, ऐसा नहीं है। कुछ अन्य क्षेत्र भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो ये सेकंड स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। ठीक है। कितने सही पूछा आपसे, कितने सही। यह सामान्यतः 6 वर्षों की अवधि के लिए मान्यता होती है, जिसके पश्चात शहरों को नवीकरण हेतु पुनः आवेदन करना होता है। तो यहाँ पर जो तीसरा स्टेटमेंट है एकदम सही है। चौथा है कि भारत में वर्तमान में 5 से अधिक शहरों में वेटलैंड, देखो 5 से अधिक नहीं बच्चे, 2 ही शहर थे, पहले 3 थे बस, अब 2 ही शहरों को इसमें रखा गया। ये आपको ध्यान में रखना है। इंदौर और उदयपुर, किसको रखा गया है? इंदौर और उदयपुर। अब ये जो इंदौर है ये पड़ता है MP में और उदयपुर पड़ता है RJ बोले तो राजस्थान। तो यहाँ पर चौथा गलत है, चौथा गलत है। यहाँ पर आप देखोगे पहला सही है, दूसरा गलत है, तीसरा सही है। उपरोक्त में कितने सही हैं? तो आप कहोगे केवल 2 सही हैं, 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए। तो 2 ही हैं हमारे, ये इसमें ध्यान में रखना आपको। रामसर साइट यह है ज्वालामुखी और संबंधित देश हैं, जैसे माउंट फिटेल, माउंट टुकोनो, माउंट इवू, बताओ कहाँ पर है। अब देखो ऐसा अगर आपसे बन रहा है तो बनाओ, क्योंकि ये क्वेश्चन डबल आपका रिस्की क्वेश्चन है, डबल हार्ड क्वेश्चन है। पहला है, एक तो एलिमेंट मेथड का नहीं है, ठीक है, कि ये पेयर वाला है, कितने सही है। दूसरा है कि ये बताओ मिलान जो सामने है, तो ये भी अपने आप में चुनौती है। तो ये थोड़ा सा ध्यान में आपको रखना है। तो शायद आप इसका आंसर सही दे सकें। देखो यहाँ पर माउंट जो आपके फेलेंट है, ठीक है, जो आपका फिटेल है, ये इथोपिया में आपको देखने के लिए मिला था। तो पहला एकदम सही है। ठीक है। दूसरा है कि माउंट डुकोनो, देखो माउंट डुकोनो जो है ये इंडोनेशिया में है, इटली में नहीं है। ठीक है, कहाँ पर है? इंडोनेशिया में आपको मिलेगा। हाँ, तीसरा इसमें सही है, पहला सही है, दूसरा गलत है कि माउंट जो इबू है ये इंडोनेशिया में। तो 2 सही है इसमें, राइट आंसर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कई बार क्या है ना, ये चर्चाओं में रहते हैं बच्चे, करंट में रहती हैं ये जो वाल्कनें हैं, तो इसको थोड़ा सा देखते रहते हैं तो सही रहता है। इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। चलिए बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन। 75, 77, 78। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस संगठन ने इमेजिन ए वर्ल्ड विद मोर वीमेन इन साइंस अभियान शुरू किया है? बताओ किसने किया है? अच्छा क्वेश्चन है, पूछा है किसने किया है? अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार जो संघ है इसके द्वारा शुरू किया गया है क्या? बताओ। तो ये किया गया है संयुक्त राष्ट्र के शैक्षण, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को के द्वारा इसको शुरू किया गया है। किसको? इमेजिंग ए वर्ल्ड विद मोर वीमेन इन साइंस। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना। और ये 11 फरवरी 2025 को कब स्टार्ट किया गया था? 11 फरवरी 2025 को इसको स्टार्ट किया गया। ठीक है, तो इसकी 10वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में ये सारी चीज़ें। इसका केंद्र कहाँ है? IDRC कनाडा में है। ठीक है,
तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आंसर दो बच्चे। 80 का मैं पानी पी लेता हूँ। चलिए, आपने इसका राइट आंसर दिया होगा। देखो क्वेश्चन क्या है, स्वावलंबनी कार्यक्रम। अब ये चर्चाओं में रहा था। कब चर्चाओं में रहा? 2000। आप देखोगे ये अभी हाल ही में चर्चाओं में रहा था करंट में। तो देखो, यह एक महिला उद्यमिता कार्यक्रम है जिसे शुरू में भारत के पूर्वी क्षेत्रों में शुरू किया गया था और बाद में देश के अन्य हिस्सों में विस्तार दिया गया। नंबर 2, यह एक कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय MSDE और नीति आयोग की संयुक्त पहल के रूप में भी जाना जाता है। इसका उद्देश्य संरक्षित उद्यमशीलता प्रशिक्षण और परामर्श प्रदान करके उच्च शिक्षण संस्थानों मतलब कि हाई एजुकेशन इंस्टीट्यूट छात्राओं को सशक्त बनाना है। तो यहाँ पर तीनों स्टेटमेंट सही है, पहला, दूसरा, तीसरा। नेक्स्ट, अब देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा गया। अब 81 नंबर, जेनो ट्रांसप्लांटेशन के संबंध में आपसे पूछा गया। अब यहाँ पर आपको बताना है सही, ठीक है। देखिए पहला, इसमें प्राणियों से ग्राही प्राप्तकर्ता मानव अंग तक अंगों को ऊतकों में प्रत्यारोपण शामिल है। मतलब कि ये क्या हुआ है, प्रत्यारोपण भी आपका किया जा सकता है। मानव के लिए उनकी आनुवंशिक समानता के कारण सूरों को आमतौर पर जेनो ट्रांसप्लांटेशन में अंगदाता के रूप में उपयोग किया जाता है। देखो सूअर को नहीं किया जाता है, ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। सूअर जीनोम में रूपांतरित किया जा इसको सकता है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है। क्या करें, ये सूअर को आमतौर पर जेनो ट्रांसप्लांटेशन में अंगदाता के रूप में उपयोग किया जाता है। तो आपको हो गया, हाँ बात तो एक से सही है, किया तो जा रहा है इसको, ठीक है। हालांकि अस्वीकृत इस पर नहीं है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तीसरा, ग्राही मानव अंग अस्वीकृत के जोखिम को निम्न करने के लिए दाता प्राणियों का आनुवंशिक रूपांतरण किया जाता है। तो तीसरा एकदम परफेक्ट है। चौथा है कि आनुवंशिक अभियांत्रिकी प्रत्यारोपण प्राप्त जो आपकर्ताओं में प्रतिरक्षात्मक दमनकारी थेरेपी मतलब कि जो आपकी इम्यूनोस्पैरेसिव थेरेपी की आवश्यकता को समाप्त करता है। तो ये गलत है। तो यहाँ पर आप देखोगे 2 सही है। इसमें पूछा गया ना कितने सही हैं, तो कितने सही हैं, आपको होगा इसमें केवल 2 सही हैं। नेक्स्ट, क्वेश्चन है 82। कच्छ अजरक को दिए गए भौगोलिक संकेत जीआई टैग के संदर्भ में आपसे पूछा गया। अजरक एक पारंपरिक हेड लॉक ब्लॉक आप देखोगे फिटिंग शिल्प है जो कि विशेष रूप से गुजरात राज्य में प्रचलित है। कहाँ पर? गुजरात राज्य में प्रचलित है। बताओ क्या केवल ये गुजरात में है? देखो राजस्थान के बाडोर जैसे क्षेत्रों में आपको ये देखने को मिलेगा, पाकिस्तान और सिंध के क्षेत्रों में आपको मिलेगा। तो पहला गलत है, विशेष तो बोला है ना, तो पहला गलत। आंसर ए नहीं है, आंसर डी नहीं है। अजरक को प्राकृतिक रंगों का उपयोग करके प्रचलित सूती कपड़े पर हाथ व्लॉक आप देखोगे प्रिंटिंग की एक सावधानीपूर्वक प्रक्रिया शामिल है। तो यहाँ पर जो सेकंड स्टेटमेंट है ये आपका सही है, ठीक है। कच्छ अजरक के लिए जीआई टैग प्रमाण किसी प्रतिबंध के विश्व स्तर पर अजरक के वस्त्रों का व्यवसायीकरण को प्रोत्साहन देता है, ये गलत है, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट, वैश्विक लैंगिक अंतराल 2024। अब इसके बारे में आपको बताना है बच्चे। इसके बारे में जो भी स्टूडेंट्स इस क्लास को देख रहे हैं तो एक क्वेश्चन आपके लिए 24 वाला जो 83 नंबर है। वैश्विक लैंगिक जो आपका ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024 जो रिपोर्ट है उसमें 3 स्टेटमेंट है। पहला, रिपोर्ट आर्थिक शिक्षा और स्वास्थ्य संकेत को लैंगिक समानताओं या समानता को बेंचमार्क करती है और इसमें एक प्रमुख आयाम के रूप में राजनीतिक सशक्तिकरण भी शामिल करती है। 2024 की रिपोर्ट में वैश्विक लैंगिक अंतराल ग्लोबल जेंडर गैप 68.5% तक दर्ज किया गया। क्या ये बात एकदम सही है? उसके बाद तीसरे में कह रहे हैं कि रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि प्रगति की वर्तमान दर पर पूर्ण लिंग आप देखोगे समानता प्राप्त करने
में 134 वर्ष लगेंगे। तो ये दोनों बातें आपकी क्या हो जाएंगी, आपको बताना है कि कौन सा इसमें सही है। तो जो 83 नंबर है बच्चे, इसका राइट आंसर क्या करना है, आपको कमेंट्स करना है। देखते हैं कितने बच्चे कमेंट्स करेंगे। क्वेश्चन नंबर 83, ठीक है। चलिए, रेडी फॉर, इसरो से क्वेश्चन पूछा है। इसरो को बोलते हैं इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के पुनः जो आपके प्रयोज्य प्रक्षेपण यान पुष्पक के संदर्भ में आपसे पूछा है, जिसमें व्यक्तियों को भेजा जाएगा। पहला अगर स्टेटमेंट की बात कर लें तो पहला स्टेटमेंट है आपका कि RELLEX-03 मिशन ने पिछले मिशनों की तुलना में अधिक चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में स्वायत्त लैंडिंग की क्षमता का प्रदर्शन किया है। तो बात एकदम सही है। RLV जिसको रेज्यूअल लॉन्चिंग व्हीकल है, और इसके साथ साथ REX-03 के दौरान पुष्पक का अवतरण वेग एक विशिष्ट वाणिज्यिक विमान की आप देखोगे अवतरण गति से कम था। पुष्पक ने स्वायत्त ब्रांड आप देखोगे ब्राउड रोल कंट्रोल के लिए एक रडार, मतलब कि रडर और नोज विक स्ट्रलिंग सिस्टम का प्रयोग किया। तो यहाँ पर दूसरा स्टेटमेंट गलत है, पहला तीसरा सही है। राइट आंसर 1-3 ही हो जाएगा। तो उससे पहले इंग्लिश वाले बच्चे बताइएगा करेक्ट आंसर क्या है। ठीक है, क्वेश्चन हमारे वो मस्तिष्क में छप गया है जो अभी हमने डिस्कस किया था। इसरो का रिज्यूअल लॉन्चिड व्हीकल पुष्पक 83-84। देखिए बच्चे, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, अगर हम देखें तो करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर आपका 84 में डी इसका राइट आंसर होगा, 1 और 3। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर कुछ कथन देके रखे हैं। 85 का क्वेश्चन देखिएगा। ये कह रहे हैं वैश्विक टीकाकरण 2024 पर WHO की रिपोर्ट के अनुसार 2023 में डिप्थीरिया, टेटनस, बिटुमिनस वैक्सीन और DTP3 की आप देखोगे तीसरी खुराक के लिए वैश्विक कवरेज 84% था। कितना था, 84%, 84% था। क्या ये बात सही है? तो आपको होगी हाँ, ये ऐसा देखने के लिए आपको मिलेगा कि ये 84% के आसपास था उस समय। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे बच्चे पहला एकदम सही है। यह है कवरेज स्तर पूर्व महामारी और स्तरों पर एक पूर्ण आप देखोगे सुधार जाती है। तो ये गलत है, पहला एकदम सही है। करेक्ट आंसर क्या होगा, पहला सही दूसरा गलत, मतलब कि सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अच्छा अश्मिता परियोजना के बारे में बताओ। ये दृष्टि भी चलाती है इसको। अश्मिता परियोजना का लक्ष्य 22 जो आपकी अनुसूचित भारतीय भाषाओं में 5 वर्ष में लगभग 22,000 पुस्तकें तैयार करना है। तो यहाँ पर क्योंकि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा देगा, तो बात एकदम सही है। इस परियोजना का नेतृत्व भारतीय भाषा समिति के सहयोग से केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेज मतलब कि CIIL द्वारा रखा जाता है। तो यहाँ पर देखो जो सेकेंड स्टेटमेंट है ये गलत है, पहला स्टेटमेंट सही है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट, ब्लू मून के बारे में पूछा है, दैट्स इट, ईजी है ये कॉन्सेप्ट। पहला है कि जो ब्लू मून है, अब देखो पहले में कह रहे हैं कि ब्लू मून, ये कह रहे हैं कि एक ब्लू मून तब एक नियमित पूर्णिमा की तुलना में पृथ्वी पर ज्वारीय पैटर्न को अधिक महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करता है। तो ये गलत है, पहला सरासर गलत है। वहीं अगर हम सेकेंड स्टेटमेंट को देखें इसमें कि ब्लू मून 2 बार होते हैं जिसमें से किसी एक चंद्रमा का रंग शामिल नहीं होता, तो बात एकदम सही है। तो पूछा है कौन सा सही है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, बायो E3 के बारे में पूछा बच्चे। बायो E3 क्या है बताओ। बायो E3 ये नीति के तहत एक तरीके से प्राथमिकता वाले निम्नलिखित विषयगत क्षेत्रों को विचार करना है, जैसे जैव आधारित रसायन जो आपके एंजाइम होते हैं, क्या इनको रखा गया है। ठीक है, दूसरा है कि कार्यात्मक खाद्य पदार्थ और स्मार्ट प्रोटीन। तीसरा है प्रेसिजन जो आपकी बायोथेरेपिक्स और अंतरिक्ष पर्यटन की इसकी कोई बात नहीं की गई है, जो कि बायो आपका E3 है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बी। नेक्स्ट, 89 मिशन मौसम के संबंध में आपसे पूछा गया है, दैट्स इट, इजी है। तो मैं कहूँगा क्या कहूँगा, इजी कहूँगा, इजी के सिवा कुछ नहीं कहूँगा,
क्योंकि मिशन मौसम का उद्देश्य है भारत को मौसम तैयार और जलवायु स्मार्ट बनाना, राष्ट्र बनना है। तो पहला स्टेटमेंट एकदम सही है और ये 24 में शुरू किया गया था मिशन मौसम। मिशन मौसम का क्रियान्वयन वर्ष 2024 से 2031 तक 2 चरणों में करने की योजना बनाई गई है। तो यहाँ पर आप देखोगे पहला दूसरा दोनों सही है, राइट आंसर सी। ये पूछ रहे हैं आपसे यहाँ पर क्वांटम नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग QNLP के बारे में। QNLP मानव भाषाओं को प्रसंस्करण और समझ को बढ़ाने के लिए क्वांटम कंप्यूटर सिद्धांत का उपयोग करता है। तो यहाँ पर देखो क्वांटम सिद्धांत के उपयोग करता है, बात एकदम सही है। डिस्कोकार्ट अगर हम देखें तो ये फ्रेमवर्क आपका QNLP का आधार है और यह श्रेणीबद्ध आप देखोगे संरचनात्मक वितरण मॉडल पर आधारित है। तो यहाँ पर जो आपका दूसरा स्टेटमेंट है ये भी सही है। तीसरा गलत है कि जटिल भाषा संरचना को संभावित मतलब कि संभालने में क्लासिकली नेचुरल लैंग्वेज जो आपका प्रोसेस है NLP तकनीक है जिसमें QNLP की तुलना में अधिक कुशल है। तो पहला इसमें सही हो जाएगा, बाकी का तीसरा जहाँ है उसको गलत कर दो। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। बताइएगा क्वेश्चन 85। एटी 88, 89, 90। क्या है क्वेश्चन? रमन मैगसेसे पुरस्कार के बारे में आपसे पूछा गया। रमन मैगसेसे पुरस्कार बताइएगा। ये कह रहे हैं कि इसे प्राय एशिया का नोबेल पुरस्कार माना जाता है, बात एकदम सही है। स्टूडियो बिजली के यह संस्थापक मियाज़ाकी दयाओ इस पुरस्कार के वर्ष 2024 विजेता थे। बिल्कुल, यह पुरस्कार प्रतिवर्ष केवल एशिया की व्यक्तियों का संगठनों को रूपांतरित किया जाता है। तो ये भी बात सही है। तो तीनों यहाँ पर सही है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 2, 3। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या है। युवा संगम के बारे में आपसे पूछा गया। अब ये युवा संगम जब भी बनेगा तो वो एजुकेशन को रिलेट करने का प्रयास करेगा। यह पहल एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम का हिस्सा है। इसे शिक्षा मंत्रालय द्वारा समन्वित किया जा रहा है। किसको? युवा संगम को। तो यहाँ पर पहला एकदम सही है। दूसरा स्टेटमेंट है कि यह कार्यक्रम विशेष रूप से उच्च शिक्षण संस्थानों के, देखो इन्होंने कहा विशेष रूप से, ऐसा नहीं है कि केवल, और ये क्या करेगा? उच्च शिक्षण संस्थानों को करेगा, नामिक विद्यार्थियों के लिए नहीं। इसका उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों के युवाओं को एक दूसरे की सांस्कृतिक विरासत और विकास का अनुभव कराने के माध्यम से राष्ट्रीय एकता की भावना को सशक्त करना। तो यहाँ पर तीसरा स्टेटमेंट सही है, पहला सही है, दूसरा गलत है। तो राइट पूछा आपसे, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, DNA डिप्रेशन अलास्का नेवलिश जो आपके एटोल्स हैं उसके बारे में पूछा गया, जिसको कोल्ड ड्रॉप कहा जाता है। क्या कहते हैं? कोल्ड ड्रॉप, कोल्ड ड्रॉप। अब देखिए यह है ध्रुवीय जेट स्ट्रीम से शीत वायुमंडल द्रव्यमान के अलग हो जाने के कारण उत्पन्न होती है। बताइए किसके कारण ये उत्पन्न होती है? क्या पहला सही है? तो आपको हो गया हाँ, पहला एकदम सही है। यह तीव्र और स्थानीय वर्षा का कारण बनता है, जो कि अक्सर आपके फ्लैश फ्लड, आप देखोगे आकस्मिक बाढ़ की स्थिति उत्पन्न करता है। तो यहाँ पर जो दूसरा स्टेटमेंट है वो भी आपका एकदम सही हो जाएगा। DNA की घटनाएं सामान्यतः शीतकाल में विशेष रूप से इरेवियन प्रायद्वीप, मतलब कि इरेवियन जो आपका पेनिनसुला में होती है। तो ये जो तीसरा स्टेटमेंट है ये आपका गलत है, ठीक है। तो 1, 2 सही है। तो राइट आंसर बी इसका, सॉरी ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन प्रतिवर्ष आप देखोगे तत्सम और जीपदा, मतलब कि फ्री टू थिंक रिपोर्ट प्रकाशित करता है? कौन करता है इसके बारे में आपको बताना है। तो ये खासतौर पर आप देखोगे शार करता है, मतलब कि स्काइल्स एंड रिस्क, खासतौर पर शार जो है ये इसमें देखे जाते हैं। तो 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी देखो नमो जो आपकी ड्रोन दीदी प्रोग्राम है, भारत सरकार ने मन की बात
प्राइम मिनिस्टर ने कई ऐसे मंचों पर ये बोल दिया है, ठीक है, मन की बात को बाहर निकाल दिया है। तो नमो ड्रोन दीदी परियोजना के तहत यह योजना विकास और प्रौद्योगिकी मंत्रालय या ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी। तो जो पहला स्टेटमेंट है ये गलत है, क्योंकि केंद्र क्षेत्र की योजना है तो किसान कल्याण मंत्रालय के तहत ग्रामीण विकास डे और मीडियल माध्यम से होता है और उर्वरक विभाग क्रियान्वयन किया जाता है। तो यहाँ पर पहला स्टेटमेंट गलत है। इस योजना के तहत में महिला स्व सहायता समूह मतलब कि सेल्फ हेल्प ग्रुप को ड्रोन और उससे संबंधित उपकरणों की खरीद पर 80% तक की सब्सिडी प्रदान करती है, जिसकी अधिकतम सीमा 8 लाख रुपए तक है। ठीक है, कितनी है? 8 लाख रुपए तक आपको देखने के लिए मिलेगी। तो ये आपको क्या है भैया ध्यान में रखना है ना। तो ये क्या करना है, ध्यान में रखना है। तो दूसरा एकदम सही है। वही ये कह रहे हैं कि यह योजना प्रत्येक सेल्फ हेल्प ग्रुप में कम से कम एक महिला को ड्रोन संचालन के लिए प्रशिक्षण और लाइसेंस प्राप्त करना अनिवार्य है। तो यहाँ पर आप देखोगे दूसरा सही है, तीसरा सही है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, यहाँ पर भू जो आपका नीर पोर्टल है उसके बारे में क्वेश्चन पूछ लिया है, बड़ा ही इजी सा क्वेश्चन है। भू नीर पोर्टल के संदर्भ में जैसे इस पोर्टल को खासतौर पर केंद्रीय भूजल प्राधिकरण CGWA और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र NIC द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। यह एक डिजिटल प्लेटफॉर्म के रूप में भी कार्य करता है, जिसका उद्देश्य भूजल संसाधनों का प्रबंधन और विनियमित करना होता है। इस पोर्टल में उपयोगकर्ता की पहचान के लिए स्थायी खाता संख्या मतलब कि पैन आधारित एकल जो आपकी पहचान है, जिसको सिंगल ID सिस्टम का भी उपयोग किया गया है। तो अब देखो यहाँ पर जो ये पूछा गया है कौन सा सही है, ये आपको बताना है। ठीक है, कौन सा सही है बच्चे, बताओ कौन सा सही है। 96 नंबर का क्वेश्चन का आप राइट आंसर दे बच्चे। तो देखो कौन सा सही है, इसमें आप देखोगे करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। तो तीनों बातें सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलने से पहले इंग्लिश मीडियम वीडियो को पोस्ट करें, राइट आंसर दें कमेंट्स में। नाइन्टी 93 और 96 को दोनों को पढ़ें आराम से। आइए 97 नंबर का क्वेश्चन देख रहे हैं बच्चे, क्या है क्वेश्चन देखिए। एल्यूलोज के संदर्भ में आपसे पूछा गया। एल्यूलोज एक क्रिटिकली इंडेंजर के रूप में रखा गया है। यह एक प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली शर्करा है जो कुछ फसलों या फिर कुछ फलों में बहुत कम मात्रा में पाई जाती है। अब देखो जो पहला स्टेटमेंट है ये एकदम सही है। यह टेबल शुगर सामान्य चीनी की तुलना में बहुत कम कैलोरी प्रदान भी करती है। तो देखो ये बात भी सही है। और लगभग कितना है 70% बोलते रहते हैं, कितना करती है 0.4 किलो कैलोरी पर ही ये करती है। वहीं तीसरे स्टेटमेंट की बात कर लें तो तीसरा भी एकदम सही है कि इसका रक्त शर्करा ब्लड आप देखोगे ग्लूकोज और इंसुलिन का स्तर पर सामान्यतः न्यूनतम प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पर दूसरा तीसरा सही है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बताइएगा क्वेश्चन नंबर बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। 98 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, बताइएगा। मायोट जो हाल ही में चक्रवात चिड़ो के प्रभाव के कारण समाचारों में था स्थित है, अब ये आपको बताना है, इसका आंसर कमेंट्स करना है, क्योंकि ये तो वन लाइनर वाला क्वेश्चन है। तो दक्षिण प्रशांत, हिंद महासागर, कैरेबियन सागर, ये सब आप देखोगे आसानी से किया जा सकता है। तो हिंद महासागर में आपकी बात ठीक है पक्की। तो आप आए और इसको देख सकते हैं। तो कहाँ पर इसका आंसर मैंने ही बता दिया क्या? हाँ, इसका आंसर मैंने ही बता दिया, हिंद महासागर। चलिए 99 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा। भारत में इनलाइन परमिट आपने देखा होगा, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम को इनलाइन परमिट है। उधर बिहार, पश्चिम बंगाल भी कहता है, असम भी कहता है, मेघालय भी। मुझे भी दो भाई, सबको दो, यहाँ पर सबको बट रहा है, सब देखो। तो वही है, देखो पहला स्टेटमेंट है कि ILP प्रणाली को बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन 1873 के तहत लागू किया गया था। तो पहला स्टेटमेंट एकदम सही है। वहीं अगर हम देखें दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है, दूसरा स्टेटमेंट आपका कह रहा है बच्चे कि यह एक यात्रा दस्तावेज है जिसकी आवश्यकता भारतीय नागरिकों को कुछ संरक्षित राज्य में प्रवेश के लिए होती है। वहीं अगर हम देखें तीसरा स्टेटमेंट है कि वर्ष 2024 तक ILP प्रणाली
अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर में लागू। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना है, जो इनर लाइन परमिट है उसकी बात यहाँ पर की गई है। तो आप देखोगे यहाँ पर सभी ठीक है, मतलब कि तीनों बातें यहाँ पर आपकी ठीक हो जाएंगी, मतलब कि 1 2 3 ठीक है, क्या हो जाएंगी, यहाँ पर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आज की क्लास का बच्चे लास्ट क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन क्या है और इसके आंसर क्या है। बीमा सखी योजना आपने कई बार पढ़ी होगी, तो इसका राइट आंसर आपको देना है बीमा सखी योजना के बारे में, ठीक है। क्या करना है, बीमा सखी योजना को बताना है। मैं पढ़ देता हूँ क्या है बीमा सखी योजना के संदर्भ में। देखो ये जो योजना है बीमा सखी योजना, ये 2024 में शुरू की गई थी, ठीक है, प्रधानमंत्री के द्वारा। कहाँ, 2024 में। और कब की गई थी, ये 9 दिसंबर कितने को, 9 दिसंबर 2024 को प्रधानमंत्री के द्वारा इसको शुरू किया गया था हरियाणा से। तो पहला है, यह योजना विशेष रूप से 18 से 70 वर्ष की आयु की उन महिलाओं के लिए जो कक्षा 10 की उत्तीर्ण हैं। तो पहला स्टेटमेंट एकदम सही है। इस योजना के तहत प्रशिक्षण के दौरान 5 वर्षों तक वजीफा प्रदान किया जाता है। तो यहाँ पर दूसरा स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि 5 नहीं, 3 वर्ष तक होता है। कितने वर्ष तक होता है, ये कह रहे हैं कि 5, ये बच्चे होता है 3 वर्ष तक। और इसमें क्या होता है, इसकी किस्त अगर हम देखें तो 7,000, 6,000 और इसके साथ साथ 5,000, इस तरीके से होता है। तो पहला भी सही है, दूसरा भी सही है। अब विषय अटकता है तीसरे वाले स्टेटमेंट पे, ठीक है। अब ये डिसाइड कर देगा कि आपका करेक्ट आंसर क्या होगा। देखिए लास्ट जो आपका है, इस योजना का प्रमुख उद्देश्य ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देने हेतु महिला को बीमा एजेंट के रूप में प्रशिक्षण किया गया। तो यहाँ पर आप देखोगे दूसरा स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि प्रशिक्षण के तौर पर 5 वर्ष नहीं 3 वर्ष है। तो जहाँ 2 है उसको कट करो, आंसर या तो ए होगा या फिर सी होगा, बी और डी तो होंगे नहीं। तो एक यहाँ पर सही है, एक यहाँ पर सही है, तो करेक्ट आंसर सी है, खत्म कहानी। मतलब कि सॉरी ए, 1 और 3। क्यों, क्योंकि ये ग्रामीण और अर्ध शहरी दोनों क्षेत्र वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देने हेतु महिलाओं को बीमा एजेंट के रूप में प्रशिक्षित करता है। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इंग्लिश वाले विद्यार्थी वीडियो को पॉज करें, करेक्ट आंसर दें। 98 नंबर, 99 नंबर और 100 नंबर। तो प्यारे विद्यार्थी, ये था आज का आपका दृष्टि आईएएस का जो आपका टेस्ट सीरीज है। जो टेस्ट आपका 16 है उसको हमने आपके साथ में कंप्लीट कर लिया है। मिलते हैं अगले किसी क्लासेस में किसी और टेस्ट के साथ। तब तक के लिए विद्यार्थी मन लगा के पढ़ते रहें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, जितना हो सके सपोर्ट करें, क्योंकि आजकल आप सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। मोटिवेशन हमारा कम हो रहा है, और जब हमारा कम मोटिवेशन होता है तो आप समझ सकते हैं उसका परिणाम कहीं पर पड़ता है। तो इसीलिए जितना हो सके सपोर्ट करें। मिलते हैं अगले किसी क्लासेस में, अगले किसी टेस्ट की वीडियो में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, बाय।